हेलो स्टूडेंट्स। मैं फिर से आपके सामने एक बार हूँ एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है डाटाबेस कॉन्सेप्ट्स एंड एसक्यूएल। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ कि डाटाबेस इंपॉर्टेंट क्यों है। जैसा कि आप जानते हैं कि डाटाबेस के बिना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का चलना इम्पॉसिबल है। आज के डेट में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप इमेजिन कर लें, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो बैंक हो, तो उसका डाटा ही उसके लिए सब कुछ है। तो उस डाटा को कैसे हम प्रॉपरली स्टोर कर पाए, जरूरत पड़ने पे उसको कैसे रिट्रीव कर पाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इन्हीं सब चीजों को करने के लिए हमें डाटाबेस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में फ्रंट एंड और बैक एंड दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं। जितने भी लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं उससे आप फ्रंट एंड डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन बैक एंड में डाटा को स्टोर करने के लिए आपको डाटाबेस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो हम लोग थोड़ा सा आप जान लेते हैं डाटाबेस कॉन्सेप्ट्स क्या हैं और उसको माई एसक्यूएल या एसक्यूएल में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जो टॉपिक्स देखने हैं वो आपके सामने हैं, थोड़ा थोड़ा करके हम डिस्कशन कर लेते हैं। थोड़ा सा थ्योरी पहले देख लेते हैं जिसमें कि डाटाबेस कॉन्सेप्ट्स आता है, और उसके बाद हम इसको एसक्यूएल के थ्रू यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू, डिफरेंट कमांड के थ्रू कैसे इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो भी हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन क्या होगा डाटाबेस का? कलेक्शन ऑफ डाटा इज रिफर्ड टू एज डाटाबेस एंड डाटाबेस सिस्टम इज बेसिकली अ कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। जैसे डाटाबेस के पहले जब कंप्यूटर में काम नहीं होता था तो हम फाइल सिस्टम यूज करते थे, यानी सारे डाटा को फाइल में स्टोर करते थे। उसी तरीके से अब जितने भी डाटा हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, उसे हम डाटाबेस में स्टोर करते हैं। इट इज सिंपली अ कलेक्शन ऑफ डाटा। इट मेंटेन्स एनी इंफॉर्मेशन that may be necessary to the decision making process involved in the management of the organization. The intention of a database is that the same collection of data should serve as many application as possible. जब database में डाटा स्टोर है तो वो कई लोग उसको आसानी से यूज कर सकते हैं। तो इस तरह बहुत सारी जो आपके मेरिट्स हैं डाटाबेस के, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा यूज होता है। जिस तरह से आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये बीच में डीबीएमएस है और उसके बाद ये एप्लीकेशन प्रोग्राम सारे उसको यूज कर रहे हैं। मेंटेनेंस यूटिलिटी आप कर सकते हैं, और कुछ ऑनलाइन यूजर अगर चाहें तो वो भी डाटाबेस को रिट्रीव कर सकते हैं। जैसे आप नॉर्मल एग्जांपल आपको दें तो आपने अगर जीमेल पे अकाउंट बनाया हुआ है तो आप जाते हैं और जीमेल पे यूजर आईडी डालते हैं और पासवर्ड डालते हैं और आपका जीमेल अकाउंट ओपन हो जाता है। यानी कहीं ना कहीं आपका जो डाटा है वो स्टोर है, और जैसे ही आप यूजर आईडी पासवर्ड डालते हैं आपका डाटा रिट्रीव होके आपके सामने आ जाता है। तो इसी तरह से डिफरेंट पर्पस क्या है डाटाबेस के, आखिर ये क्यों एग्जिस्टेंस में आया और क्यों इसका इतना मेरिट है जिसलिए ये यूज होता है। तो कई सारे इसके मेरिट से एडवांटेज हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं फटाफट। रिड्यूस डाटा रिडंडेंसी। डाटा रिडंडेंसी मींस क्या हुआ? डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इज डाटा रिडंडेंसी। इट लीड्स टू द प्रॉब्लम लाइक वेस्टेज ऑफ स्पेस एंड डाटा इनकंसिस्टेंसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। डाटा रिडंडेंसी को दूर करता है, यानी डुप्लीकेसी ऑफ डाटा को दूर करता है। अगर 100 स्टूडेंट्स का हमें रिकॉर्ड रखना है और अगर एक स्टूडेंट किसी का रिकॉर्ड रखा जा चुका है और दोबारा हम रखने की कोशिश करते हैं तो हमें पता लग जाता है डाटाबेस में कि ये डाटा डुप्लीकेट है और इसे दोबारा रखने की जरूरत नहीं है। कंट्रोल डाटा इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी का मतलब जिसपे आप भरोसा नहीं कर सकते। When the redundancy is not controlled, there may be occasion on which the two entries about the same data do not agree. एक एग्जाम्पल आप देखिए, कोई भी एक पर्सन है या स्टूडेंट है, उसका अगर एक एड्रेस है, जब उसने एडमिशन लिया था उस टाइम पे वो उस एड्रेस को बिलोंग करता था, उसने अपना स्कूल एंट्री के टाइम पे वो एड्रेस बताया, लिख कर दिया। लेकिन 3 साल बाद हो सकता है उसका एड्रेस चेंज हो जाए और वो अपने क्लास टीचर को जाके बता दे कि सर हमारा ये एड्रेस चेंज हो गया है। तो क्लास टीचर कहीं नोट कर लेंगे उसे। लेकिन जब 10 साल बाद वो स्टूडेंट निकल चुका रहेगा और 10 से 15 साल बाद हम जब डाटा देखेंगे तो हमें 2 डाटा उस स्टूडेंट का मिलेगा, एक क्लास टीचर के पास, एक एडमिशन के टाइम ऑफिस स्टाफ के पास। तो फिर यहाँ प्रॉब्लम आएगी कि किस पर भरोसा किया जाए और किस पर न किया जाए। अगर यहाँ डाटाबेस यूज हो रहा होता तो जैसे ही हम उस स्टूडेंट के करस्पॉन्डिंग एक एड्रेस की जगह दूसरा एड्रेस डालते तो वहां पे दिखाता कि भाई ये एड्रेस पहले से डाटाबेस में स्टोर है, क्या इसे ओवरराइट करना है। तो अगर उसी टाइम पे उसे ओवरराइट कर दिया गया होता तो इनकंसिस्टेंसी का सवाल नहीं उठता। शेयर्ड डाटा।
यानी डाटाबेस से हम क्या कर सकते हैं, डाटा की शेयरिंग भी कर सकते हैं। डाटाबेस अलाउज शेयरिंग ऑफ डाटा बाय सेवरल यूजर, ये भी इसका एक फीचर है। स्टैंडर्डाइज्ड डाटा, स्टैंडर्ड डाटा हम बना सकते हैं, यानी किसी भी जनरल पर्पस के लिए अगर यूज करते हैं तो एक जनरल फॉर्मेट में डाटा मिल जाएगा आपको। सिक्योर डाटा, ऑब्वियस सा बात है, डाटाबेस यहाँ पे सिक्योरिटी आपका ज्यादा है। अब यहाँ पे वेरियस लेवल और डाटा इम्प्लीमेंटेशन है। इसमें आपका इंटरनल, कॉन्सेप्चुअल, एक्सटर्नल, किस तरह से डाटा स्टोर होता है हार्डवेयर में, किस तरह से आपको दिखाई देता है और उसे किस तरह से लोग यूज करते हैं, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इंटरनल, कॉन्सेप्चुअल एंड एक्सटर्नल लेवल। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है रिलेशनल मॉडल। इसमें हम लोग आ जाते हैं और देख लेते हैं कि रिलेशनल मॉडल में क्या क्या टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, व्यूज क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनल डाटाबेस क्या होता है, और थोड़ा रिलेशनल अलजेब्रा के बारे में बात कर लेते हैं, जिसके बाद हम लोग एसक्यूएल पे स्विच करेंगे। अब देखिए, जो अगर आप पढ़ रहे हैं रिलेशनल डाटा मॉडल, रिलेशन का मतलब यहाँ पर टेबल से होता है, तो सबसे पहले जो टर्म आता है वो होता है रिलेशन। तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन मे बी थॉट ऑफ एज सेट ऑफ रोज with several columns. A relation has the following properties. Row is a real world entity or relationship. All values in particular column are of same kind. Order of columns is immaterial. Each row is distinct. Order of row is immaterial. For a row, each column must have an atomic value. For a row, a column cannot have more than one value. इसको आप समझ सकते हैं एक सिंपल सा टेबल जो कि रो और कॉलम में डिवाइडेड है। जैसे आप नॉर्मल टेबल यूज करते हैं, उसी तरह से रो और कॉलम में डिवाइडेड एक टेबल को हम यहाँ पे रिलेशन कहते हैं। डोमेन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डोमेन देख लीजिए, और डोमेन इज अ पूल ऑफ वैल्यूज फ्रॉम विच द एक्चुअल वैल्यू प्रेजेंट इन अ गिवन कॉलम आर टेकन। यानी डोमेन क्या है, एक पूल ऑफ वैल्यूज है। पूल ऑफ वैल्यूज मतलब बंच ऑफ वैल्यूज। जैसे मान लेते हैं कि हमें रोल नंबर लेना है या मार्क्स स्टोर करना है, और मार्क्स हमेशा अगर 100 मार्क्स का है तो पूल ऑफ वैल्यूज क्या होगा मार्क्स का, 1 से लेके 100 तक। यानी कि उस कॉलम में, यानी मार्क्स कॉलम में सिर्फ 1 से लेके 100 तक की ही वैल्यू आएगी, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं आ सकता। तो मार्क्स फील्ड के लिए डोमेन क्या हुआ, पूल ऑफ वैल्यूज क्या हुआ, 1 to 100। रोल नंबर मान लेते हैं 40 बच्चे एक क्लास में हो सकते हैं, तो पूल ऑफ वैल्यूज हो जाएगा वहां पे 1 to 40। दैट इज कॉल्ड डोमेन। टपल क्या होता है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ अ रिलेशन। वन रो रिप्रेजेंट वन रिकॉर्ड ऑफ द रिलेशन। बस यही आपको ध्यान रखना है। टपल का मतलब क्या हो गया, रोज। ध्यान से समझ लीजिए, रो, one row represent one record of relation. The rows of a relation are also called tuple. Rows को हम tuples भी कह सकते हैं। Attribute, the column of a table are also called attribute. यानी रो क्या हो गया, tuple, और attribute क्या हो गया आपका, column। दो टर्म और है इंपॉर्टेंट, डिग्री और कार्डिनलिटी। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, याद कर लीजिए। डिग्री का मतलब वो द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स अ कॉलम इन अ रिलेशन डिटरमाइन द डिग्री ऑफ रिलेशन। यानी डिग्री क्या, किसी भी टेबल का डिग्री आपसे पूछा जाता है तो आपको नंबर ऑफ कॉलम बताना है। और कार्डिनलिटी, इट इज द नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल। कार्डिनलिटी पूछा जाता है तो आपसे रो, आपको रोज बताना है। आप याद कैसे करेंगे डिग्री और कार्डिनलिटी, तो एक छोटा सा जो ट्रिक मैं अपनाता हूं, आपको बता देता हूं कि अगर कार्डिनलिटी आपसे पूछा जाता है तो आप समझ जाइए कि ये कॉलम नहीं है, क्योंकि सी से कार्डिनलिटी और सी से रो, ये सिंपल सा ट्रिक है। सी से कार्डिनलिटी और सी से रो कॉलम दोनों होता है, यानी कार्डिनलिटी कॉलम नहीं। याद करने का तरीका आपको बता रहे हैं। तो अगर कार्डिनलिटी कॉलम नहीं है, इसका मतलब रोज हो जाएगा। तो कार्डिनलिटी नंबर ऑफ रोज, और डिग्री जब रोज नहीं है तो कॉलम रहेगा। तो कार्डिनलिटी नंबर ऑफ रोज और डिग्री नंबर ऑफ कॉलम्स। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, और यहाँ पे व्यूज क्या होते हैं देख लीजिए। अ व्यू इज अ सूडो टेबल और वर्चुअल टेबल होता है। डिस्प्लेज द डाटा। द डाटा इज डिराइव्ड फ्रॉम वन और मोर टेबल्स। तो ये व्यूज का मतलब सिर्फ इतना हो गया कि आपके पास एक टेबल है, उसमें फील्ड्स है, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, एड्रेस, 4 चीजें। अब कोई पर्सन खाली रोल और नेम देखना चाहता है तो वो रोल और नेम का एक व्यू बना सकता है, और कोई देखना चाहता है सिर्फ रोल और एड्रेस तो वो रोल और एड्रेस का व्यू बना सकता है सेम टेबल से। यानी एक टेबल से कई व्यू को ड्राइव कर सकते हैं। व्यू बनाने का तरीका क्या है, देखिए सिंटेक्स नीचे दिया हुआ है, क्रिएट व्यू और फिर एक नाम दे दीजिए, क्रिएट व्यू v1 दे दीजिए, एज सेलेक्ट, और उसके बाद रोल और नेम देखना है, सेलेक्ट रोल कॉमा नेम
फ्रॉम स्टूडेंट टेबल का नाम और जो कंडीशन आपको देना है। एक हो सकता है देखना चाहता है यूजर 75 से ऊपर का मार्क्स, तो वेयर में मार्क्स ग्रेटर देन 75 दे दीजिए। एक यूजर देखना चाहता है 35 से कम का मार्क्स, तो वेयर मार्क्स लेस देन 35 दे दीजिए। तो इस तरह से आप एक टेबल से कई व्यूज को बना सकते हैं। अब एक स्ट्रक्चर और रिलेशनल टेबल में डेटाबेस में क्या क्या चीजें होती है, देखिए कीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये कीज क्या होते हैं आपके टेबल में। तो कीज में आपके सामने 4 दिखाई दे रहा है, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की और फॉरेन की। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि प्राइमरी की क्या होता है। प्राइमरी की क्या है? इट इज अ कॉलम इन अ टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रो। प्राइमरी की वैल्यू इज यूनिक एंड कैन नॉट बी नल। एक टेबल में प्राइमरी की क्या हो सकता है, जैसे एक टेबल में रोल नेम और मार्क्स है, तो रोल नंबर आपका प्राइमरी की हो सकता है, वो टेबल में यूनिक होना चाहिए। इसका मतलब अगर हम बात करें रोल नंबर 5 की, तो कोई एक ही रो निकल के आना चाहिए, एक से अधिक रो निकल के नहीं आना चाहिए। इसीलिए क्लास में जब भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड लिखा जाता है तो उसके आगे रोल नंबर को ऐड किया जाता है, क्योंकि एक नाम से 2 लोग 3 लोग हो सकते हैं, इसीलिए सबको रोल नंबर दिया जाता है ताकि कोई एक रोल नंबर की बात की जाए तो एक ही रो निकल के आए। तो ऐसा आपका कॉलम जो किसी भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने कैपेबल है, वो प्राइमरी की कहलाता है। कैंडिडेट की, इट इज अ कॉलम दैट यूनिकली आइडेंटिफाई रो इन अ टेबल। देखिए ऐसा ये भी सेम है ऐसा प्राइमरी की, लेकिन एक डिफरेंस इसका ये है कि कैंडिडेट की मतलब ऐसे फील्ड्स जो कि आपके रोज को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। इसको इस तरह से समझ सकते हैं आप कि अभी एक टेबल है आपके पास और उसमें अभी कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है कौन सा की क्या होगा, प्राइमरी की होगा, कैंडिडेट की होगा या अल्टरनेट की होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उसमें प्राइमरी की बनने के लिए एलिजिबल कौन कौन है। तो अगर आपके टेबल में रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, मार्क्स, डेट ऑफ बर्थ है, तो इसमें रोल नंबर और जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है ये दोनों कैंडिडेट की हो सकते हैं, क्योंकि दोनों प्राइमरी की हो सकते हैं, दोनों यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं रोज इन अ टेबल। तो अब दोनों कैंडिडेट की हो गए। अब इसमें से आपने रोल नंबर को प्राइमरी की बना दिया, एक को प्राइमरी की बना दिया आपने, तो दूसरा जो बच गया वो आपका अल्टरनेट की हो गया। बस ऐसे ही आपको समझना है, यानी कि 2-3 लोग एलिजिबल थे तो तीनों कैंडिडेट की हो गए, उसमें से एक बन गया प्राइमरी की, तो तीनों कैंडिडेट की, एक बन गया प्राइमरी की तो वो प्राइमरी की, और बाकी 2 जो बच गए वो आगे क्या कहलाएंगे, अल्टरनेट की कहलाएंगे। इसी तरह से आपका एक की है फॉरेन की। फॉरेन की 2 टेबल के बीच ही इसको बता सकते हैं, इट इज अ कॉलम दैट रिफर्स टू द प्राइमरी की इन अनदर टेबल। ऐसा कि जो दूसरे टेबल में प्राइमरी की हो, इट इज यूज्ड एज अ लिंक टू अ मैचिंग कॉलम इन अनदर टेबल। ठीक है, तो किसी दूसरे टेबल, 2 टेबल है, एक टेबल में वो नॉर्मल की हो लेकिन दूसरे टेबल में अगर वो प्राइमरी की है तो उस की को हम प्राइमरी टेबल के लिए फॉरेन की कहेंगे। अब देखिए रिलेशनल अलजेब्रा में क्या क्या चीजें होती हैं, इसमें 2-3-4 ऑपरेशन देखने हैं, फटाफट हम लोग देख लेते हैं। रिलेशनल अलजेब्रा यानी टेबल पर कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहला ऑपरेशन है इसमें सेलेक्ट ऑपरेशन। सेलेक्ट में क्या करते हैं, सेलेक्ट ऑपरेशन सेलेक्ट टपल्स फ्रॉम अ रिलेशन दैट सेटिस्फाई अ गिवन कंडीशन। सेलेक्ट ऑपरेशन क्या करता है, टपल्स को यानी रोज को सेलेक्ट करता है। तो अगर मान लीजिए किसी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, तो अगर हमें निकालना है कि 55 मार्क्स से ऊपर किसका आया हुआ है, तो हम निकाल सकते हैं सेलेक्ट, चाहे सेलेक्ट ऑपरेशन यूज होगा जिसका मार्क्स ग्रेटर देन 55 हो। आपके सामने एक टेबल है जिसमें दिखाई दे रहा है, जिसमें आइटम है, आइटम नेम है और प्राइस है। आप चाहते हैं कि जिसका प्राइस 9 रुपए से ऊपर हो उसका डिटेल खाली देखना चाहते हैं, तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए सिंबल दिखाई दे रहा है, छोटा वाला सिग्मा है आपका, जो कि इस सेलेक्ट ऑपरेशन का सिंबल होता है। तो सेलेक्ट फिर प्राइस ग्रेटर देन 9 और टेबल का नाम आइटम्स। तो देखिए इन दोनों में से निकल के, इस टेबल में से निकल के आ रहा है जिसका प्राइस 9 से ऊपर हो। तो 9 से ऊपर वाले प्राइस देखिए 15 है और 14 है, तो 2 सिर्फ रो निकल के आपके रिजल्टेंट टेबल में आएगा। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू सारे सिंबल्स को आप यहाँ पे आसानी से यूज कर सकते हैं। इसके बाद है प्रोजेक्ट ऑपरेशन। सेलेक्ट ऑपरेशन में रोज सेलेक्ट होते थे, प्रोजेक्ट ऑपरेशन में
कॉलम सेलेक्ट होते हैं। इसका सिंबल देख लीजिए, द प्रोजेक्ट ऑपरेशन यील्ड्स अ वर्टिकल सबसेट ऑफ अ गिवन रिलेशन। वहां हॉरिजॉन्टल सबसेट आता था, यहाँ वर्टिकल सबसेट आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए एक टेबल आपके सामने है, इसका सिंबल पाई होता है। ठीक है, जितने कॉलम चाहिए, पाई के बाद सप्लायर नेम, सिटी और कहाँ सप्लायर चाहिए। ठीक है, टेबल से निकलेगा ये। तो क्या क्या, सप्लायर नेम और सप्लायर सिटी। तो देखिए ये मेन टेबल था आपका, ये क्वेरी चलने के बाद सप्लायर नेम और सिटी रिजल्टेंट के रूप में आपके सामने आ रहा है। तो सेलेक्ट ऑपरेशन में रोज सेलेक्ट होता है, प्रोजेक्ट ऑपरेशन में कॉलम सेलेक्ट होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट इज अ बाइनरी ऑपरेशन एंड इज डिनोटेड बाय अ क्रॉस। वहां पे छोटा सिग्मा, फिर उसके बाद पाई, अब आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्रॉस। तो आप देखेंगे यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिजल्ट कैसे होगा। जैसे यहाँ एग्जांपल देखिए दिया हुआ है, दो टेबल है, एक स्टूडेंट और एक इंस्ट्रक्टर। अब स्टूडेंट इनटू इंस्ट्रक्टर करना है, यानी इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। तो क्या करेंगे, ध्यान से देख लीजिए रिजल्टेंट टेबल को, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ S001 मीनाक्षी वाई, देखिए S001 मीनाक्षी वाई लिखा हुआ है, इसके करस्पॉन्डिंग इंस्ट्रक्टर को दोनों लिखना है। अगर यहाँ ध्यान से देख पाए, देखिए वाई मीनाक्षी के आगे 101 केलाल इंग्लिश, और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे 001 मीनाक्षी बाई को फिर से लिखा गया, और यहाँ पे 102 RL अरोड़ा मैथ। सेकंड वाला देखिए राधिका के साथ KL अरोड़ा और राधिका के साथ केलाल केलर दोनों, फिर अभिनव के साथ केलाल RL अरोड़ा दोनों। यानी कि पहले वाले हर रो के साथ दूसरे का दोनों। अगर यहाँ 3 होता तो पहले के साथ 3, दूसरे के साथ 3, तीसरे के साथ 3, यानी कि 3 into 2 रिजल्ट आएगा 6 में। ठीक है, 3 into 2, देखिए 6 दिखाई दे रहा है। अगर सेकंड वाले टेबल में 3 आपके रोज होते तो 1 के साथ 3, 2 के साथ 3 और 3 के साथ 3, यानी 9 हो जाता। अगर इसमें 4 होता तो 1 के साथ 4, 2 के साथ 4, 3 के साथ 4, 4 के साथ 4। तो इस तरह से यानी हर किसी के साथ सेकंड वाले का कॉलम आपको सिर्फ ऐड कर देना है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा हो। एग्जांपल को ध्यान से आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसके बाद यूनियन ऑपरेशन है, जो कि आप मैथ में ही पढ़ते हैं। द यूनियन ऑपरेशन रिक्वायर्स टू रिलेशन and produces a third relation that contains tuples from both the operand relation। यानी दो यहाँ पे टेबल चाहिए यूनियन ऑपरेशन के लिए। यूनियन यानी जो भी कॉमन है उसे एक बार लिख देना है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। ध्यान से सुन लीजिए, दोनों टेबल में जो भी कॉमन है उसे एक बार लिखना है। जैसे यहाँ देखिए दो टेबल है, ड्रामा और सॉन्ग, तो ड्रामा यूनियन सॉन्ग किया गया है यहाँ पे। तो ड्रामा यूनियन सॉन्ग में देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे ड्रामा और सॉन्ग में जो भी कॉमन है, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए यूनिक, ड्रामा और सॉन्ग में जो भी कॉमन है यूनिक है, यानी एक बार सब में से लिखना है। यानी एक तरह से आप समझिए कि दोनों में से जो कॉमन है उसे एक बार लिखना है और बाकी सबको तो लिखना ही लिखना है। जिस्ट यही है। तो देखिए यहाँ पे देखिए खुश आएगा, स्वाति आएगी, ऋषभ आएगा, कुश आए, कुछ 2 बार है तो कुछ देखिए एक बार आया रिजल्टेंट में, और मान्य आएगा। तो आपको यूनियन में क्या करना है, सबको लिखना है, बस कॉमन जो है उसे एक बार लिखना है, इतना ही ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए यूनियन ऑपरेशन के बाद सेट डिफरेंस है, यानी A माइनस बी, यानी A में जो यूनिक है उसे आपको लिखना है, और अगर B माइनस A कहा जाएगा तो B में जो यूनिक है उसे लिखना है। ये ध्यान रखिएगा, यूनियन ऑपरेशन में A यूनियन B और B यूनियन A का रिजल्ट सेम होता है, लेकिन सेट डिफरेंस में A माइनस B में A का यूनिक लिखना है और B माइनस A में B का यूनिक लिखना है। तो यहाँ पे डिफरेंस थोड़ा आ जाएगा। दैट सेट इंटरसेक्शन ऑपरेशन, इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो भी कॉमन है सिर्फ उसको लिखना है। तो देखिए दोनों में कॉमन कुछ था तो यहाँ पे सिर्फ कुछ को लिखा जा रहा है। तो यूनियन में सबको लिखना है, कॉमन को एक बार लिखना है। इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन को एक बार लिखना है, और सेट डिफरेंस में A माइनस बी, A को यूनिक, A में यूनिक जो है उसको लिखना है, और B माइनस A, B में यूनिक जो है उसको लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सब स्लाइड्स बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग। यहाँ पे MySQL के बारे में बताया गया है। MySQL एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम ये रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को बना सकते हैं। MySQL इज फ्रीली अवेलेबल ओपन सोर्स रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट यूजेस स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग RDBMS या स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं, यानी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, वहाँ पे ये सारे ऑपरेशन कर सकते हैं, डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे देखेंगे। एसक्यूएल सर्वर और क्लाइंट, यहाँ दो कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। एसक्यूएल सर्वर और क्लाइंट, सर्वर सर्विस प्रोवाइडर होता है, क्लाइंट जो सर्वर से सर्विस लेता है उसे हम एसक्यूएल का क्लाइंट कहते हैं। ठीक है, तो क्लाइंट से जितने भी डाटा है वो आपके सर्वर में स्टोर होते हैं, और कोई भी आपको डाटा देखना है तो आपको सर्वर से फेच करके ही देखना पड़ता है। ठीक है, अब फीचर्स क्या है MySQL के, ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। ऑब्वियस सा बात है, स्पीड,
तेज है, ईज ऑफ यूज, कॉस्ट, क्वेरी लैंग्वेज सपोर्ट करता है, पोर्टेबिलिटी, एक जगह से दूसरी जगह यूज किया जा सकता है, डाटा टाइप सपोर्ट करते हैं, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा सिक्योर है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट को आप देख लीजिएगा, थ्योरी पार्ट है, थोड़ा रीडिंग लगा लीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये खोलने का तरीका बताया हुआ है, किस तरह से आप खोल सकते हैं। स्टार्ट में ऑल प्रोग्राम, MySQL सर्वर और MySQL कमांड लाइन क्लाइंट, आपको ये खोलना है, जिससे आपको SQL का प्रॉम्प्ट मिल जाएगा, जहां पर पे आप SQL को लिख सकते हैं, क्वेरीज को लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर, जिसमें हम लोग की जितने भी कमांड्स हैं उसको DDL और DML में बांटा जाता है, यानी डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, तो किस तरह से हम इसको यूज करते हैं देख लीजिए यहाँ पे आज। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज और ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। और इसके बाद दो और यूज होता है, सेशन कंट्रोल कमांड्स और सिस्टम कंट्रोल कमांड्स। तो DDL और DML में क्या डिफरेंस है? देखिए, DDL स्टैंड्स फॉर डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज और DML स्टैंड फॉर डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। DDL में ऐसे कमांड्स आते हैं जो डाटा डेफिनेशन से रिलेटेड होते हैं। एग्जाम्पल देखिए दिया हुआ है, क्रिएट, जैसे टेबल क्रिएट करना है, नया डेफिनेशन हो रहा है, अल्टर टेबल, टेबल के डेफिनेशन में ही चेंज करना है, कॉलम आपको ऐड कर देना है, ड्रॉप, टेबल को ड्रॉप कर देना है, ग्रांट, रिवोक, ये सारे कमांड्स हैं जो कि DDL में आते हैं। डाटा मैनिपुलेशन, जैसे कोई चेंज करना है, इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है या सेलेक्ट करना है, ये सारे डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में आते हैं। तो DDL और DML। इसके बाद देखिए, DDL और DML के बारे में डिटेल में बताया गया है यहाँ पे, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के बारे में। और ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, टू मैनेज एंड कंट्रोल द ट्रांजैक्शन कंट्रोल कमांड्स आर यूज्ड। These commands manage changes made by DML commands. Some TCL commands are as follows. क्या क्या TCL commands है? Commit, यानी जहां तक काम हुआ है वहां कमिट कर दिया, मतलब चेंजेस परमानेंट हो गए। रोल बैक, मान लीजिए 10 स्टेप करना था, 5 स्टेप ही हो पाया है और ब्रेक हो गया, तो आप रोल बैक कर देंगे तो वो 5 स्टेप भी रोल बैक हो जाएगा, यानी आप वहीं पे आ जाएंगे। सेव पॉइंट, कहीं तक काम करके आपको वापस जाना है, सेव पॉइंट लगा सकते हैं। तो ये सारे चीज हम यूज कर सकते हैं, डिटेल में डिस्कशन आगे करेंगे हम लोग। अब यहाँ डाटा टाइप्स क्या है, लिटरल्स और डाटा टाइप जैसे सारे लैंग्वेज में होते हैं, यहाँ भी न्यूमेरिक है, डाटा टाइप है, स्ट्रिंग्स है। इसमें भी आप नल यूज कर सकते हैं, कमेंट यूज कर सकते हैं। और हम लोग आते हैं डायरेक्ट अपने कमांड्स पर। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे हम कहते हैं डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स। तो किसी भी टेबल में कांस्टेंट क्या क्या और कांस्टेंट होता क्या है? कांस्टेंट मतलब कि कुछ चेक पॉइंट अगर आप लगाना चाहते हैं अपने टेबल में तो आप यूज कर सकते हैं। तो इसमें देखिए कांस्टेंट जो हमें देखना है वो है नॉट नल, यूनिक, प्राइमरी की, डिफॉल्ट, चेक और फॉरेन की कांस्टेंट। तो नॉट नल कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया? अगर आप चाहते हैं कि आपके टेबल में कोई भी फील्ड नल न रहे या खाली न छोड़ा जाए, तो उसे वहां पे आप क्रिएट करते टाइम आप नॉट नल लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल में दिख रहा है, क्रिएट टेबल एम्प्लॉई ENO इंटीजर नॉट नल, यानी ENO नाम का एक फील्ड बन रहा है जो इंटीजर टाइप का होगा और वो नॉट नल होना चाहिए। नॉट नल का मतलब क्या हो? नॉट नल का मतलब हो गया कि ENO में आपको वैल्यू डालना ही पड़ेगा, आप उसको स्किप करके आगे नहीं बढ़ सकते। ENAME में आपको वैल्यू डालना ही पड़ेगा, आप उसको स्किप करके आगे नहीं। स्किप करके अगर आगे बढ़ते हैं तो वहां सिस्टम नॉट नल वैल्यू डाल देता है, NULL नल डाल देता है। तो आप चाहते हैं नहीं उसकी वैल्यू नल ना हो, तो आप नॉट नल अगर लिख देते हैं क्रिएट करने के टाइम, यानी क्रिएट करने के टाइम नॉट नल कांस्टेंट अगर आप यूज कर लेते हैं तो आप आसानी से ये इंश्योर कर सकते हैं कि आपके फील्ड में कोई नल वैल्यू इनपुट नहीं होगा। इसी तरह से एक दूसरा कांस्टेंट है जिसे हम यूनिक कांस्टेंट कहते हैं। यूनिक कांस्टेंट क्या करता है? यूनिक कांस्टेंट अगर आप लगा देते हैं तो आपका वो फील्ड यूनिक होगा। जैसे आपने रोल नंबर में यूनिक लगा दिया तो वहां पर 1 रोल नंबर को दोबारा आपके टेबल में इनपुट नहीं किया जा सकेगा। 1 रोल नंबर में इनपुट हो गया डाटा, दोबारा कोई डालने की कोशिश करेगा तो नहीं होगा। ENAME, मान लो आप नेम यूनिक चाहते हो, मान लो सिटी आप यूनिक चाहते हो, तो जो भी चाहते हो यूनिक उसको क्रिएट करते टाइम ही फील्ड के नाम के आगे आप यूनिक लगा दीजिएगा तो आपका वो फील्ड यूनिक हो जाएगा, वो डुप्लीकेट डाटा इनपुट को अलाउड नहीं करेगा। ठीक है। थर्ड कांस्टेंट है आपका प्राइमरी की कांस्टेंट। आपने शुरू में ही पढ़ा कि प्राइमरी की वो की होता है जो कि रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करे, यानी कि उसका फील्ड की वैल्यू जो है वो यूनिक होनी चाहिए। तो यहाँ पे प्राइमरी की जिस भी फील्ड के आगे लगा देंगे वो टेबल का प्राइमरी की हो जाएगा।
आपको थोड़ा सा सोचना होंगे कि यूनिक और प्राइमरी की दोनों में एक ही चीज हो रहा है, तो सही बात है कि यूनिक और प्राइमरी की जिसके आगे लगेगा उस फील्ड में आप डुप्लीकेट वैल्यू नहीं डाल सकते, लेकिन यूनिक मल्टीपल कॉलम हो सकता है, लेकिन प्राइमरी की कोई एक ही कॉलम हो सकता है, यही डिफरेंस है। इसके बाद डिफॉल्ट कांस्टेंट है, डिफॉल्ट वैल्यू कैन बी स्पेसिफाइड फॉर अ कॉलम यूजिंग द डिफॉल्ट क्लॉज। अगर आप चाहते हैं कि अगर कोई स्किप करके फील्ड से आगे बढ़ रहा है तो डिफॉल्ट वैल्यू कुछ हो जाए, जैसे मार्क्स स्किप करके आगे बढ़ रहा है तो आप चाहते हैं कि उसका मार्क्स 33 हो जाए, तो आप डिफॉल्ट वैल्यू 33 डाल सकते हैं। जैसे जॉब यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, क्रिएट टेबल ईएमपी बना हुआ है, यहाँ पे जॉब कैर 20 डिफॉल्ट इक्वल टू क्लर्क लिखा हुआ है, तो कोई जॉब का फील्ड अगर स्किप करके आगे बढ़ता है तो उसका वैल्यू क्लर्क ऑलरेडी हो जाएगा। ठीक है, तो डिफॉल्ट वैल्यू आपको चाहते हैं आपके फील्ड में हो जाए तो आप डिफॉल्ट कीवर्ड का यूज कर सकते हैं, कांस्टेंट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है चेक कांस्टेंट। द कांस्टेंट लिमिट्स वैल्यूज दैट कैन इंसर्टेड इनटू अ कॉलम ऑफ टेबल। चेक कांस्टेंट क्या करता है आपका, जैसे आप चाहते हैं कि आपके मार्क्स में 0 से 100 के बीच का ही मार्क्स है, कोई 102 103 न डाल पाए, तो आप चेक कीवर्ड का, चेक कांस्टेंट का यूज कर सकते हैं। जैसे सैलरी देखिए यहाँ पे डेसिमल 2000 से कम ही होनी चाहिए, तो चेक ग्रेटर देन 2000, 2000 से अधिक ही होनी चाहिए, तो आप सैलरी में चेक ग्रेटर देन 2000 डालेंगे। तो अगर यहाँ पे कोई सैलरी 1000 डालना चाहेगा तो उसको डालने का परमिशन नहीं होगा, क्योंकि चेक कांस्टेंट लगा हुआ है, यहाँ 2000 से ऊपर की वैल्यू ही अलाउड होगी। Clear है? The statement ensure that the value inserted for salary must be greater than 2000. इसी तरह से फॉरेन की कांस्टेंट है, टेबल रेफरेंसेस वन अनदर थ्रू कॉमन फील्ड एंड टू इंश्योर वैलिडिटी ऑफ रेफरेंस डिफरेंशियल इंटीग्रिटी इज इंपोज्ड। डिफरेंशियल इंटीग्रिटी इज इंश्योर्ड देयर थ्रू फॉरेन की कांस्टेंट। ठीक है, फॉरेन की कांस्टेंट के बारे में मैंने बताया था कि आपके जो प्राइमरी टेबल है यानी पहला टेबल है उसका एक नॉर्मल की जो दूसरे टेबल में फॉरेन की हो, अगर ऐसा केस होता है तो आप प्राइमरी टेबल में बता सकते हैं कि भाई ये आपका फॉरेन की है। अब देखिए यहाँ वो कॉलम कांस्टेंट था जो हम लोग हर कॉलम के बाद लगा रहे थे, आप टेबल पर भी कांस्टेंट को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपका लिखा हुआ है चेक रोल लेस देन QOH, यानी एक रोल हमेशा ROL QOH से कम होगा, तो ROL अलग फील्ड है, QOH अलग फील्ड है, तो इस तरह से भी आप चाहें तो पूरे टेबल पे कांस्टेंट लगा सकते हैं। दीज आर टेबल कांस्टेंट्स। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो इसका कंटिन्यूएशन का वीडियो होगा, जिसमें हम कुछ क्वेरीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।